इनके जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। और आरक्षण के घोटाले से इन सबसे भागना चाहती है, इसीलिए सीमित सदन लाना चाह रही है। 25 करोड़ की जनता है और 3 दिन का ये हाउस चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि एक बार फिर से विधानसभा का मानसून सत्र आहूत कर लिया गया है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है और जैसा कि परंपरा है कि पहले दिन जो निधन की सूचनाएं हैं वो निधन की सूचनाएं दी जाती हैं और उसके बाद में सदन को स्थगित कर दिया जाता है। दूसरे दिन के से सदन का काम बखूबी चलता है। सरकार का जो बिजनेस है वो अपना बिजनेस करती है, विपक्ष अपने मुद्दे उठाता है और ये सारे काम होते हैं। एक अवधारणा रखी गई थी, हालांकि ये कोई नियम नहीं है। हमारी तमाम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी बात होती रहती है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से भी बात हुई और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष से भी बात हुई। तो एक अमूमन ये कहा जाता है कि कम से कम एक सदन जब आहूत किया जाए तो 90 दिन का ये सदन होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, ये कोई भी सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदन लंबा नहीं चलता। सदन काफ़ी छोटा हो गया है, काफ़ी क्रिस्प कर दिया है। और जो नियम क्या मतलब जो एक अवधारणा रखी गई थी 90 दिन का सदन होना चाहिए, वो अवधारणा पूरी तरीके से खारिज होती नजर आ रही है। एक बार फिर से वही हुआ, विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है। मानसून का सत्र है, मानसून तो नहीं आया है लेकिन मानसून का सत्र का तापमान बहुत ऊपर चढ़ गया है। आज पहला दिन था तो विपक्ष को पूरा मौका मिला। विपक्ष अपनी तख्ती को लेकर के और उसने जमकर प्रदर्शन किया। उसमें जो उसने नारे थे वो नारे अपने लिखे और बता दिया सत्ता पक्ष को कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दरअसल अब विपक्ष को पता चल गया है कि मौका बहुत कम बचा है। इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में विधानसभा का चुनाव है। तो अब इसके बाद, इस सत्र के बाद एक और सत्र सरकार बुला सकती है, शीतकालीन सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन बजट सत्र अब नहीं होगा क्योंकि जनवरी फरवरी में अगर चुनाव होगा तो फिर बजट सत्र नहीं आएगा। इसलिए सरकार यहाँ पर एक अनुपूरक बजट लेकर के भी आ रही है। कल अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मात्र 4 दिन का सत्र आहूत किया गया है, जिसमें से एक दिन निधन की सूचना पर निकल गया और बाकी बचे 3 दिन। तो विपक्ष हमलावर है कि अब चूंकि सरकार के दिन भी 4 बचे हैं इसलिए वो 4 दिन का सत्र बुला रही है। वहीं सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है। सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी कमर कस ली है और 10 साल का जो उनका अपना रिपोर्ट कार्ड है, जो उन्होंने किसानों के लिया, जो उन्होंने जवानों के लिया, जो उन्होंने युवाओं के लिए किया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, वो सारी चीज़ें, वो सारी योजनाएं वो ले करके विपक्ष पर हमलावर होंगे और विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर होगा। उसकी चार्जशीट पूरी तैयार है कि सत्ता पक्ष ने क्या क्या नहीं किया। तो मुद्दे की बात यही है कि सत्ता पक्ष का एक जो विपक्ष की चार्जशीट है और सत्ता पक्ष का अपना पूरा 10 साल का काम है। हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष का रिपोर्ट कार्ड है और विपक्ष की चार्जशीट है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है, लेकिन इससे पहले हम जरा आपको सुनवा देते हैं आज दिन में सदन में क्या हुआ और कैसे हुआ। मुद्दे बहुत हैं, सदन का समय कम है। भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात से, नौजवानों की बात से, पेपर लीक से, कानून व्यवस्था से, महंगाई से और आरक्षण के घोटाले से इन सब से भागना चाहती है, इसीलिए सीमित सदन लाना चाह रही है। 25 करोड़ की जनता है और 3 दिन का ये हाउस चल रहा है। 3 दिन में सभी समस्याओं पर चर्चा होना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है कि जनता की समस्याओं पर चर्चा हो। तो सपा की गवर्नमेंट में पेपर बिकते थे, पैसा लेकर के ये लोग पेपर देते थे। बच्चे जो है जाते थे रहर के खेत में, सरसों के खेत में बैठ के 3 घंटे का पेपर 5 घंटा लिखते थे। जो भगवान राम का दर्शन करने आज तक नहीं गया, वो चंदा चोरी की बात कैसे कर रहा है? जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे,
जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। जी, तो सुना आपने, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इनके चरित्र को दुनिया देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। जो राम मंदिर आज तक गए नहीं, जिन्होंने वहाँ पर एक पैसे का चंदा दिया नहीं, वो चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं। यानी कि सत्ता पक्ष ने भी अपना पूरा एक जमा करके रखा है, पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे अटैक करना है, और विपक्ष ने भी अपनी चार्जशीट बना ली है कि कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है और 2027 का रण जीतना है। सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, जरा हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ रघुनंदन सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं और बड़े नेता हैं। बहुत स्वागत है रघुनंदन जी आपका। हमारे साथ मोहित अहमद साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, मंत्री रह चुके हैं पहले। आपका भी बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। और शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी। और संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से सत्ता के करीब रहे, सत्ता के गलियारों में घूमते रहते हैं और राजनीति को बहुत करीब से जिया है, तो वो भी हमें अपना अनुभव शेयर करेंगे। रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, सवाल आपसे ही है। सवाल ये है, यूं तो कोई नियम नहीं है, हमारी विधानसभा अध्यक्ष से बात हुई कि 90 दिन का सत्र चलना चाहिए, लेकिन अमूमन ये कहा जाता है, एक मंशा प्रकट की गई थी कि कम से कम सत्र को 90 दिन का चलना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सदन बहुत ही छोटा रखा जाता है। क्या कारण मानते हैं आप इसको? दूसरी बात यह है, दूसरा सवाल आपसे है कि विपक्ष ने अपनी चार्जशीट पूरी तैयार कर रखी है और उसने आज अपना पिटारा खोल दिया, इसका सामना आप कैसे करेंगे? रघुनंदन सिंह भदौरिया जी। देखिए, ऐसा है, सरकार होती है जी, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की चल रही हो। सरकार उन मुद्दों पर उतने समय खर्चा करना चाहती है जिससे प्रदेश का भला हो। अब प्रदेश का भला किसमें है? जहां विधायक रहे, क्षेत्र में रहे, और यहां तो जितने दिन करेंगे, ये बीच में इनको नंगा नाच करना है, इनको फिजूल की बात करनी है। सरकार इतने काम कर रही, इतनी उपलब्धियां पा गई है कि उस उपलब्धि को जन जन तक पहुंच गई है और एक एक व्यक्ति मोदी और योगी की बात करता है और विकास की चर्चा करता है। अब जहां विकास की चर्चा है वहां ये विनाश की चर्चा करेंगे। जहां विकास की बात है वहां बेबुनियाद की बात करेंगे। कहने का मतलब है कि विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि सत्ता तभी ज्यादा दिन का काम सत्ता का इसलिए ज्यादा चलता है क्योंकि आप नाकाम हो, आप काम नहीं कर रहे हो। आप जनता के बीच में क्या कर रहे हो? आप ट्विटर पे चले जाते हो, आप व्हाट्सएप में चले जाते हो, आप जनता के बीच की आवाज उठाइए, जनता की समस्याओं की आवाज उठाइए। सरकार उसको ले विचार करके आपके विचारों को आगे लेकर जनता के हित की बात करे। लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। सड़क बन रही है, सीवर बन रहे हैं, नाली खड़ंजे देखिए हमारे कानपुर में बराबर बन रहे हैं, और माताओं का सम्मान हो रहा है, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे हमारे किसानों का सम्मान हो रहा है। हमारे यहाँ सीधे सीधे जहां राहुल गांधी कहते थे कि 1 रुपए में पन्ना पहुंचता है, वहां सीधे सीधे मोदी जी ने खाता खुलवा दिया। और योगी जैसा मुख्यमंत्री होने के बाद एक भी गुंडा सड़क पे बदतमीजी नहीं कर सकता है। एक भी गुंडा अगर घर में भी राइफल उठा के आवाज चला देगा तो उसकी राइफल बंद हो जाए, क्योंकि ये तानाशाह ये सपा और बसपा में होता था
उनके नेता और बनाए हुए गुंडे करते थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहले संघ जाता है, सवेरे शाखा जाता है, भारत माता की जय बोलता है, विश्व कल्याण की बात करता है। उसका भाव है कि कितना देश समृद्ध हो, कितना प्रदेश समृद्ध हो। ठीक है, लेकिन जहां विपक्ष है उसका केवल इतना है कि कैसे में किसी चीज में कोई कमी पावे। अब देखिए, नीट की परीक्षा हुई जी, हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पंजाब में आप पार्टी जो आगे जा रही थी, संजय सिंह और जितने उनके नेता थे, केजरीवाल से लेके सब आंसू बहा रहे थे बच्चों के प्रति। तो भैया पंजाब में तुमने क्या किया जी, आप जब हम हारेंगे ठीक है, तो कहोगे ईवीएम सही है, जब हम जीतेंगे जिस सरकार बनेगी कहोगे ईवीएम खराब है। तो तुम्हारे करनी और कथनी में अंतर है। भारत का संविधान है अच्छा करना, अच्छों के साथ रहना, व्यवस्था में रहना। विपक्ष चाहे तो 90 दिन नहीं 120 दिन चले, लेकिन विपक्ष केवल विरोध करता है, केवल ऐसी बात करेगा जो समाज की नहीं है। समाज जान चुकी है भोजन कौन दे रहा, अन्न कौन दे रहा। समाज जान चुकी है कि रेलगाड़ी से ज्यादा अब चतुर्मुखी विकास हो गया है जो रोडों से निकल जाते हैं। कभी गोरखपुर जाने में 12 से 16 घंटा 2 दिन लगते थे। हमारे रिजवी साहब बैठे हैं, मैं विधायक था, ये बहुत भले आदमी है और मैंने बड़ी मेहनत की है और बड़ी मेरी भी तारीफ करते थे। हमने सदैव अपने विधानसभा की बात उठाई। यही आजम खां जो आज जेल में बंद है, हमने अपने आप ठीक है रघुनंदन जी, हम आपके पास सेकंड राउंड में आएंगे। आपने बहुत चीजें गिना दी, कानपुर से लेकर के आपने पूरे उत्तर प्रदेश और देश की आप पूरा खाका खींच दिया। आपने 3-4 सवाल उठाए हैं। विनाश की चर्चा करता है विपक्ष, तो इसका मतलब सदन को आहुति नहीं करना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना। अरे भाई, विपक्ष का काम ही विरोध करना है। विपक्ष अगर विरोध करना छोड़ देगा तो विपक्ष काहे का, तो उसको नहीं, विचार भी देना है। नहीं, भाजपा विचार देती थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मैं सदन को चलाऊंगा बशर्ते देश हित, समाज हित और लोगों का हित का हो। हम उन ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करता हूं जब चतुर्मुखी विकास है, हर जगह पे व्यवस्था है। योगी का ऐसा डंडा है, गुंडे बदमाश जेल में है, नहीं तो बुलडोजर तुरंत चल जाता है। आज जमीन जिसकी लोगों को कब्जा थी छूट गई है। तो मेरा एक कहना यही है, एक सेकेंड, कि आजम खां के उसमें हमने विरोध किया था और आजम खां कह रहे थे अरे अध्यक्ष जी ये भूमाफिया है। मैंने कहा था जांच करा लो। ठीक है रघुनंदन जी, ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना, आप विपक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते, संवैधानिक वो है। और प्रदेश में हर दिन, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, प्रदेश में हर दिन 8 हत्याएं होती हैं। ये आंकड़ा नीति आयोग का है, हमारा आंकड़ा नहीं है। हम जरा मोहित अहमद साहब के पास चलेंगे, उस पर चर्चा भी तो विपक्ष करेगा ना। मोहित अहमद साहब लिखवाते हैं, ये रिपोर्ट लिखवाते नहीं थे। अच्छा, कन्नौज में ठीक है रघुनंदन जी, आपके पास दोबारा आएंगे। रघुनंदन जी आएंगे दोबारा, एक बार चर्चा में सबको शामिल कर ले फिर आएंगे। मोहित अहमद साहब, आप तो बड़े पुराने नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश में, सरकार में। रघुनंदन जी कह रहे हैं कि विपक्ष अब कंस्ट्रक्टिव भूमिका नहीं निभाता है, वो सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाता है, इसीलिए सदन छोटा हो जा रहा है। ऐसा है, आपका जो टॉपिक था जी, वो तो विधानसभा के सत्र पर था। हाँ, ये वही है। विधानसभा का सत्र इतना कम क्यों चल रहा है? अरे सर वही है, वही अब किस प्रकार से चल रहा है? सर मगर सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुन लीजिए मोहित साहब, सवाल वही है, विधानसभा का सत्र छोटा, संग्राम बड़ा। सत्र 4 दिन का है, संग्राम बड़ा है, ये वही है, सब्जेक्ट वही है। और सत्ता पक्ष का रिपोर्ट कार्ड, विपक्ष की चार्जशीट। जी अब जवाब मोहित साहब। मैं उसी पे आ रहा था जी, मैं उसी पे आ रहा था कि छोटा सत्र है और संग्राम बड़ा है जी। मगर रघुनंदन सिंह साहब ने से जो आपने पूछा, तो उन्होंने तो पूरी सरकार का गुणगान किया और अपने मियां मिट्ठू बने और विपक्ष पर आरोप लगाते रहे। विपक्ष का काम है कि आपकी कमियों को दिखावे, आईना दिखावे।
और आपकी जो कमी है वो बताए। मगर इस सरकार में विधानसभा में अब विपक्ष की आवाज को सुने नहीं जाता, विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। लोकतंत्र रह ही नहीं गया कि वो विपक्ष को सुने, इसलिए वो आए बाएं बोल रहे थे, कभी आजम पे चले जाते थे, कभी धर्मेंद्र प्रधान पे चले जाते थे। ये सब चीजें जो है अब ये दौड़ नहीं रह गई हैं। अब आप ये सीधे सीधे बताइए कि आपके पास इतना मुद्दा है, आप 3 दिन का सत्र ले आए हैं, एक दिन किसी के मरने पे समाप्त हो जाता है, 2 दिन में पूरा बजट पास करेंगे और पूरा डिटेल भी नहीं देंगे, उसमें कैसे खर्चा करेंगे, कहाँ करेंगे, किस लोक कल्याणकारी कार्य के लिए करेंगे। विपक्ष को तो बताएंगे नहीं, विपक्ष को अंधेरे में रखेंगे और बजट फल से पास कर लेंगे और उसके बाद उल्टे विपक्ष पर आरोप लगाएंगे। अब मुख्यमंत्री तो लगाते हैं किसी ने चंदा नहीं दिया, वो आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई चंदा नहीं दिया तो आप चोरी करोगे, आप चोरी करवा लोगे, आप चंदा लूट लोगे, आप चढ़ावा लूट लोगे। जिन्होंने श्रद्धा से आस्था से राम के मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाया है, आप उसको लूट लोगे। रघुनंदन जी, ये हमारी डिबेट के नियम के विरुद्ध है। पहले हम सबको चर्चा में शामिल करते हैं, उसके बाद फिर हम डिबेट कराते हैं। आगे आपको पूरा मौका देंगे, आप पूरी बात रखिएगा। शशांक जी के पास चलते। शशांक जी, आपकी भी सरकार रही है 2012 से 2017 तक, बहुमत की सरकार रही है। उस समय भी ये बात उठाई जाती थी कि भाई सत्र बहुत कम दिन के लिए आहूत किया जा रहा है और ये परंपरा सी जैसा लग रहा बन गया। क्या कहेंगे आप? और कितना आपकी चार्जशीट कितनी तैयार है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं? हालांकि आज आपने काफी हद तक जाहिर कर दिया, लेकिन कल से जो सत्र होगा उसमें उठाएंगे आप? जी विश्वकर्मा जी, बेहतर तो होता कि इस रिपोर्ट के साथ आप 2012 से अखिलेश जी की सरकार थी जी, और हर साल का अगर आप सत्र ले आते कि कितने कितने दिन कितना साल में सदन चला है, तो इस डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती और ये भदौरिया जी भी ये बात नहीं उठा पाते। जो वहां तक मुझे याद है, मैं 16 में बना था एमएलसी, उस साल चला है 52 दिन पूरे साल में। जो 90 दिन की आप बात कह रहे हैं, 90 दिन का एक ये माना जाता है कि 90 दिन औसतन एक वर्ष में 90 दिन सदन चलना चाहिए। आखिरी वर्ष 2022 में जिस बार मैंने छोड़ा है, तब भी करीब 48 दिन सदन चला था और जब से 17 से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप निकाल लीजिए औसत 27 दिन का भी नहीं आ रहा है। तो दुगने का अंतर है, कम हो रहा है, ये हकीकत है। कांग्रेस के पीरियड में ज्यादा लंबे सदन चले, इसमें कोई दो राय नहीं। संसदीय डिबेट का स्तर भी देखने को मिलता था जो हमारे बुजुर्ग लोग रखते थे। और इधर जो है निरंतर, मतलब ये सोचिए कि बिल रखे जाते थे तो हम लोग समझ भी नहीं पाते थे कि ये कितने दिन तक का, कहां तक ये चल पाएगा, कितना चलेगा, कहां तक चलेगा, कुछ समझ में नहीं आता था। 2 मिनट पहले बिल रखे जाते थे, तड़ातड़ पास हो जाना। जो विधायकों को एक पढ़ने का मौका मिलना चाहिए था। सरकारें किसी भी तरीके से ये साबित करना चाहती हैं कि साहब हमने इतने बिल पास करा लिए, हमने इतना बजट पास करा लिया। डिबेट्स का स्तर भी गिर रहा है और डिबेट का समय भी गिर रहा है। इसलिए सरकारों की ये इच्छा है। मैंने तो आपसे कहा कि लास्ट जो 17 में हमारी सरकार गई है, तब 52 या 53 दिन चला था। उसके बाद से 27 दिन से ज्यादा का औसत नहीं आ रहा है। ये आप अपने रिकॉर्ड से चेक कर लीजिएगा। मेरे पास नोट था, इस समय मैं बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आधा भी नहीं चल रहा है योगी बाबा के टाइम पर। दूसरी चीज ये है, चार्जशीट सदन का जो पहला दिन तो चला गया, उसमें शोक संवेदना में जी। इसके बाद विपक्ष चाहता इसलिए है कि सामान्य रूप से पूरा सदन का आधा समय विपक्ष के लिए ही होता है। सरकार खाली बिलों तक सीमित होती है, क्वेश्चन आवर है, उसके बाद तमाम याचिका का समय है और तमाम सवाल लगा करते हैं और उसमें एक मौका मिलता है। लेकिन अब 2 दिन में सवाल भी पता लगा कि 10-12 सवाल कुल मिल पाते हैं और उसके बाद सब बात खत्म हो जाती है। तो विपक्ष की ये मजबूरी है
जो आज का धरना प्रदर्शन हुआ जी। या जो कल परसों भी आगे जो होगा, वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम कैसे साबित करें कि हम किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। जब सदन चलता है तो पूरे प्रदेश की निगाहें होती हैं कि किस मुद्दे को लेकर विपक्ष आया है। नारों में वो कोई वहां पर कैओस करने के लिए या कोई अवस्था फैलाने के लिए नारे नहीं थे, ये नारे वही थे, वही हमारा पूरा इनके ऊपर चार्जशीट है। मंदिर के स्तर की बात है या नीट परीक्षा की बात है। उत्तर प्रदेश में जो अभी वो शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, हम लोग ने जो भर्ती करी 68,000 69,500 के बाद से अभी तक कोई भर्ती ही नहीं हो रही है। लगातार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। स्कूलों की जो आपने मर्जर कर दिया है, बच्चे 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी रुकी ही इसी बात पर है। आपके मेडिकल कॉलेज का हल्ला मचा रहे हैं। एक तरफ से उठा लीजिए, चुनौती देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर भदौरिया जी किसी भी मेडिकल कॉलेज में 26% से ज्यादा की फैकल्टी बता दे, संविदा पे रखे हुए हैं जो बिल्कुल प्राइवेट से पास जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनको वहां पर अध्यापक लगाया हुआ है। एक जमाने में केजीएमसी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर की रैंकिंग का मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। उसकी स्थिति आज ये आ गई कि 26% से ज्यादा की फैकल्टी कहीं पर नहीं है। ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। ठीक है। टोटल डॉक्टरों के संविदा के आधार पर, ठेके के आधार पर मरीज का इलाज हो रहा है। तो मुद्दों की तो एक अनगिनत समस्या है। बिल्कुल शशांक जी, आप अपनी पूरी चार्जशीट रखिएगा, दोबारा से आपको मौका देंगे। सत्र पर हमने बात की, चार्जशीट पर अगले पड़ाव में हम बात करेंगे। संजीव निगम जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, आज से उत्तर प्रदेश में जो 4 दिन का सत्र शुरू हुआ है, उसमें तमाम बातें आई जो कि हमारे पार्टी का तो कोई विधायक नहीं है चुना हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने रखा। तो अयोध्या में जो घटना घटी थी पीछे, चढ़ावा चोरी वाला, तो चंदा में और चढ़ावा में दोनों में फर्क है। चंदे के लिए आप जाते हैं और कहते हैं कि भाई चंदा दीजिए, जो भी अपनी हैसियत से जो देता है, अपनी इच्छा अनुसार वो देता है। चढ़ावे में तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, चढ़ावा लोग खुशी से मन से अपने बिना कहे देते हैं। तो ये जो चढ़ावा चढ़ाया गया, इसमें इनकी पार्टी के लोगों को कोई जो है मतलब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, और भावनाएं वहां आहत हो जाती है अगर कोई इसका रिहर्सल कर देता है, कोई एक्ट कर देता है, जैसा कि संसद में पिछले दिन देखने को मिला। तो बड़ी ताज्जुब की बात होती है, जो वास्तविक घटना घटी उसमें जरा भी भावना नहीं आपकी आहत हुई, और जो एक्ट करके दिखाया गया उसमें आपकी भावनाएं मतलब किस तरीके की सोच है, किस तरीके का क्या है। और अभी मैं भदौरिया साहब को सुन रहा था, सारी बातें इन्होंने कहा था पंजाब की और नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया। या नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाला दे रहा हूं, पंजाब शिक्षा के मामले में नंबर 1 है। कभी केरला जिसको आप बोलते हैं उसको नंबर 1 माना जाता था। 5 सालों में भगवत मान साहब की सरकार ने ये रैंकिंग ली कि नंबर 1 पे पहुंचा दिया। हम कहते तो आप अपने मुंह मुट्ठू बन रहे हो। नीति आयोग ने बताया, और ये संभव कैसे हुआ है? वही टीचर्स है, कोई टीचर्स को कोई बहुत ज्यादा कोई बाहर से लाए, उनको टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके जहां कहीं आवश्यकता पड़ी, हमने फिनलैंड भेजा, हमने सिंगापुर भी भेजा, जहां जो भी नेसेसरी जरूरत पड़ी वही प्रिंसिपल्स गए, वही टीचर्स गए और अपने आप को अपडेट करके शिक्षक बच्चों को पढ़ाया लिखाया। दूसरी बात आपने कहा साहब, कानपुर से लखनऊ के बीच में एक्सप्रेसवे बनाया है, और अभी कितने दिन हुए साहब? 13 तारीख को राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, अभी महीना भी नहीं हुआ है। आज की अखबारों की रिपोर्ट है 5वीं बार लगातार कहीं इधर गड्ढा कहीं उधर गड्ढा। क्या है ये मैनेजमेंट है? किस तरीके का कमीशन, किस तरीके का आपने क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आती है। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी आपने हवाला दिया। निश्चित रूप से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सभी लोग सम्मान करते हैं, और आज वो दुनिया में नहीं है। वो जितना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये भी कहा था कि अगर चोरी हो रही है कहीं और वो कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा है, इसका मतलब चौकीदार जानता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा। सुनिए एक मिनट प्रदीप जी, पूरी बात कह लेने दीजिए। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक और बात कही थी कि अगर जोड़ तोड़ करके मुझे सरकार बनानी पड़े तो मैं चिमटे से उठाना पसंद नहीं करता हूं। आप चिमटा क्या पूरा 2-2 बाहें करके एक दूसरे को लिए हो, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। और आज आपको संदेश मिल गया है, 2 उपचुनाव हुए हैं, 2 उपचुनाव में जो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहां से वो उसने अपनी सीट छोड़ी, उस सीट को भी वो नहीं लेकर के अपनी झोली में देव के पाया। तो जनता संदेश दे रही है। संजीव निगम जी, अभी भी आप अयोध्या से संदेश दिया। संजीव निगम जी, आप इस मुगालते में ना रहिए कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है वहां पर।
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आपको जितवाया है, बता रहे थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जितवा दिया है, जिससे मैसेज ये रहे कि हाँ के जितवाया है कि जिससे लोगों में ईवीएम को भरोसा बना रहे। ठीक है ना? ठीक है संजीव निगम जी, आ रहा हूँ आपके पास। ईवीएम को भरोसा बना रहे, आ रहा हूँ जीतेंगे। ठीक है संजीव निगम जी, आ रहा हूँ आपके पास जी। हमारे साथ रजा रिजवी साहब, आप बताइए, लंबे समय से आप सदन भी कवर कर रहे हैं, हम भी कवर करते हैं लोग, लेकिन ये जो छोटा सत्र है उसको लेकर के क्या कहेंगे? विपक्ष हंगामा कर रहा है कि भाई इतना छोटा सत्र है, हम अपनी आवाज कैसे उठा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये वर्ष जो है वो पूर्ण रूप से सभी पार्टियों के लिए चुनावी वर्ष है और बस 4-5 महीने का अंतर है। 4-5 महीने के अंदर जो है वो घोषणा इलेक्शन कमीशन से हो जानी है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, ये रस्साकशी कर रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं कि जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता में पहुंचना चाहते हैं कि किसी तरीके से आम जनता का दिल जीत के हम सत्ता तक पहुंच जाएं। और जो सत्ता में है वो इस बुनियाद पर टिके हुए हैं कि हम सत्ता में फिर बने रहें और आम जनता हमें फिर जो है जीत के पहुंचा दे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का जो है मानसून सत्र जो है वो 3 अगस्त से शुरू हुआ, यानी आज से शुरू हुआ। पहले दिन तो आप देखिए कि निधन जो हुए हैं पूर्व विधायकों की, उसकी श्रद्धा दी गई और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई विधानसभा की। और यही विधान परिषद में विपक्ष के जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, नारेबाजी और हंगामा भी हुआ। आप ये समझिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल पूछना है, पर सदन की कार्रवाई बाधित होने से जनता के असली मुद्दों पर चर्चा रुक जाती है। सत्ता और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के अहम स्तंभ हैं। टकराव से ज्यादा जरूरी है कि संवाद और समाधान होना चाहिए। विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, पर अगर पूरा समय हंगामे में निकल जाए और जनता के मुद्दों पर चर्चा ही ना हो तो लोकतंत्र का मकसद कमजोर पड़ जाता है। बेहतर यही है कि विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखे और सरकार ठोस जवाब दे। विपक्ष का काम जी। अरे भाई, आप ये बताइए, सत्र छोटा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? सत्र पहले तो लंबा लंबा चलता था कांग्रेस के समय की, जैसा संजीव जी या शशांक जी बता रहे हैं, लेकिन ये इसका आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, राजा रिजवी साहब? देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि कांग्रेस के हमारे मूल साहब मंत्री बैठे हैं, ये सिंचाई राज मंत्री थे और मैं तब गोंडा में पत्रकारिता करता था। ये काली टोपी लगा के और पीली सफारी पहन के गोंडा आए हुए थे और हमको अपनी गाड़ी में बैठा लिया इन्होंने और कहा कि भाई आपका यहाँ से, यहाँ के पत्रकार हैं और आप बैठिए। तो जहां जहां ये गए मैं उनके साथ गया। ये सही है कि कांग्रेस के टाइम में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा चलती थी, तो अगर ज्यादा विधानसभा चलती है तो ये माना जाता है कि सरकार अपने को स्टेबिलिटी में महसूस कर रही है। और अगर कम चलता है तो ये सरकार महसूस करती है कि शायद ज्यादा बवाल होगा, ये होगा, वो होगा, तो जो जरूरी चीजें हैं वो विधानसभा में प्रस्तुत कर दी जाए और जरूरी चीज प्रस्तुत करके उसका जो है आंकलन करके और आगे निकल लिया जाए। तो मौका ये है कि इस वक्त जो है वो सरकार ये चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उठे, वो मुद्दे उठने के बाद उसका जवाब दिया जाए। ठीक है, लेकिन हो हंगामा हल्ला मचाने से ये कोई तय होने वाला नहीं, क्या होने वाला है। ठीक है, एक जल्दी से एक जवाब और दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रजा रिजवी जी, 3-4 महीने का समय बचा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं। आपको क्या लगता है, सत्ता पक्ष अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके लाया है और विपक्ष ने भी अपनी चार्जशीट तैयार कर रखी है? क्या लगता है ये दूसरा ऐसा मौका होगा, क्योंकि एक बार शायद अभी शीतकालीन सत्र चलने का और मौका आएगा, ये उचित मौका होगा अपनी बात जनता तक पहुंचाने का? देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि नवंबर दिसंबर में अधिसूचना जारी नहीं होगी। अधिसूचना जारी होगी जनवरी में या फरवरी में। तो अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए ये जो है शीतकालीन सत्र चलेगा और शीतकालीन सत्र मेरा ख्याल है कि सत्ता पक्ष लंबा खींचेगा। राजा रिजवी साहब, उसमें कम समय नहीं लगेगा। राजा रिजवी साहब, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि ये जनवरी फरवरी में लगेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट?
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मिजाज रहा है कि वो सरकार का टेनोर अपना पूरा करता है। आपने एक बार देखा होगा कि जब राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो जब विधानसभा जिस दिन से चली थी वो माना गया था कि आज से विधानसभा चल रही है, इसलिए वो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा था। आप भी जानते हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और एडिटर हैं, आप तो पूरे मतलब वेन में रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच नहीं है कि हम चुनाव समय से पहले करा दें। उनकी सोच है चुनाव समय से, और समय पर हो सकता है समय बढ़ जाए तब भी अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ये कहने का है कि मतलब ये कि विधानसभा का सत्र जब पहली बार आहूत किया गया था वो दिन था 22 मई का, तो ये 22 मई तक चल सकता है ये इसका। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास में। रघुनंदन सिंह भदौरिया साहब, सवाल ये है कि जिनको आप अपना मित्र बता रहे हैं, रजा रेड्डी साहब कह रहे हैं कि जो सरकार अपने आप को स्टेबल समझती है वही लंबा सत्र चलाती है और नहीं तो आनंद फानन में भागने की कोशिश करती है। देखिए, ये पत्रकार हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मित्र हैं, और जो ये अवलोकन करते हैं जी, इनकी बातों में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बात इन्होंने कह दी, जो सरकार है वो भाजपा है, वो पूरे समय तक सरकार चलाती है, क्योंकि जो भी विकास के कार्य हैं जितने दिन मिलेंगे उतने में पूरे के पूरे समय विकास होगा और सरकार का नाम होगा, लाभ होगा, पुनः सरकार बनेगी। रघुनंदन सिंह जी, 2027 कोई ऐसी सरकार बता दीजिए। रघुनंदन सिंह जी, एक कोई ऐसी सरकार बता दीजिए, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, जो ये ना कहती हो कि उसने जो काम कर दिया वो दूसरी सरकारें नहीं कर पाएंगी। सारी सरकार यही मान के चलती कि हमने जितना विकास कर दिया वो इतना पर्याप्त था कि अब हम सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन सारी सरकारों को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। कहीं आप ही तो इस मुगालसे में नहीं है जी। देखिए, दो बातें हैं जी। एक होता है अपना जेब भरना, अपने पार्टी के लोगों को जेब भरना, अपने 20 साल 30 साल के लिए रुपया इकट्ठा कर लेना। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो ठोस काम करती है, व्यवस्थित काम करती है और जनता के समर्थित काम करती है। आपके पास 1 मिनट का समय है रघुनंदन जी, अपना रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने। आपने 10 साल में क्या किया? देखिए, हमने 10 साल में सबसे बड़ा है कि कहते नहीं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जी। ऐसे लोग कहते हैं भैया सरकार चाहे कुछ करे, गुंडों से हमें मुक्त कर दिया, हाँ, बदमाशों से मुक्त कर दिया जी, डकैतों से मुक्त कर दिया और महिलाओं को छेड़खानी से मुक्त कर दिया, व्यापारियों को व्यापार कर रहे हैं लूटना मुक्त कर दिया। ये रिपोर्ट कार्ड नंबर 1। नंबर 2, चतुर्मुखी विकास। इतने हाईवे माननीय योगी जी बनवा रहे हैं जो कभी किसी सरकार ने नहीं बनवाए। ठीक है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जनता के लिए काम कर रही है और काम करती आई है। आज अगर देश में मोदी का नाम लगता है, विश्व में मोदी मोदी होता है, तो पूरे भारत में योगी योगी होता है और योगी के किए हुए कार्यों को पूरे भारत की मिसाल है कि हर भारत का मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के कार्य पर प्रसन्न है और उनके आचरणों पे चल रहा है। ठीक है रघुनंदन जी, सवाल यह है, रघुनंदन जी सवाल भी लेते जाए। सवाल यह है, आपने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और चतुर्मुखी विकास करती है, तो फिर ये जो इतने मुद्दे हैं ना, नीट का मुद्दा है, नीट पेपर लीक का मुद्दा है, दूसरे तमाम मुद्दे फिर उठ क्यों रहे हैं? ये जेएनजी नाराज क्यों है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा भाई? जब आप सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं, विपक्ष खामखाई हल्ला मचा रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन रोटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। माँ सीता हमारी आई थी, जब तक करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में बासा, और अग्नि से निकाली गई, सबको मालूम था। लेकिन एक व्यक्ति विपक्ष जैसा धोबी, उसने कहा मैं नहीं मानता हूं। उसमें माता हमारी वन में रही, बिठूर में रही, कानपुर में रही, और ये सिद्ध कर दिया कि हम वही सीता हैं। जी रघुनंदन जी, मैं रामचरितमानस की या रामायण की इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता।
एक आपने इतना काम किया, सीता माता ने आपके लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया, 14 साल आपके वनवास में रही, आपकी छाया बन करके रही, लेकिन एक धोबी के कहने से आपने उनको घर से निकाल दिया और सीता माता को धरती में समाना पड़ा। ये तो 50% महिलाओं के साथ अत्याचार है। नहीं नहीं जी, माता ने, आप रामायण पढ़िए, माता ने स्वयं निर्णय लिया उनको घर से निकाला। नाराज है जी, जनता नाराज है, तो हमने आज जनता नाराज, विपक्ष नाराज था, हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। ठीक है, इस्तीफा दिलाया नहीं, दिया। हम वो व्यक्ति हैं कि राम पे चलते हैं, कृष्ण पे चलते हैं, हम माँ दुर्गा और सीता के नाम पे चलते हैं। जी चलिए ठीक है। मोहित अहमद साहब, जल्दी से आपके पास 1 मिनट का समय, आप अपनी पूरी चार्जशीट रख दीजिए जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने, कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आप सदन में उठा करके घेरेंगे सरकार को। विश्वकर्मा जी, मुद्दे तो बहुत हैं जी। ये सरकार में इतने मुद्दे हैं कि इसको गिनाना करें तो बहुत समय मिले नहीं, बहुत समय लगेगा जी। अरे शिक्षा समाप्त कर दिया, रोजगार समाप्त कर दिया, इन्होंने नीट की नकल करा दी, उन्होंने बच्चे अब स्कूल जाते ही नहीं, 1,90,000 स्कूल बंद कर दिया। मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत है, मगर ये लोग मानते कहाँ हैं। ये तो बात सही हम कहेंगे उसको ऐसा आरोपित कर देंगे उल्टे कि हम ही दोषी हो जाएंगे जी। ये इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। 2-4 अपराधी मुसलमानों को की हत्या करा करके लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से होता है? रोजाना हत्या होती है, रोजाना रेप होता है, रोजाना निकलता है, अखबार भी मोदी मीडिया बन गया है, टीवी लोगों ने देखना छोड़ दिया है। तो अपराध नहीं। मोहित साहब, एक नया शब्द शुरू कर दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आपकी नेत्री ने एक नया शब्द शुरू कर दिया, पालतू मीडिया। गोदी मीडिया के साथ साथ पालतू मीडिया भी हो गया जी। चलिए आ रहा हूं सर आपके पास। मीडिया में मैं आपको नहीं कह रहा हूँ जी, मगर ऐसे लोग जो वाहवाही में लगे हैं, उनकी गलत ठीक है तारीफ करते हैं। ठीक है मोहित साहब, आपने एक बढ़िया मुद्दा उठाया है, इस पर हम भदौरिया साहब से जवाब लेंगे। भदौरिया साहब जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे शशांक जी के पास जाना है। ये तो सच बात है कि नीति आयोग का ये आंकड़ा है, ये हम लोग का आंकड़ा नहीं है। देश में 96,000 स्कूल बंद हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद हो गए। अखिलेश जी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाज उठाई, और लेकिन संदीप सिंह जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के, वो कह रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे आप? रघुनंदन सिंह बताइए जी। स्कूल बंद नहीं, व्यवस्थित किए जा रहे हैं। जिसमें बच्चे कम हैं उनको व्यवस्थित करके उन स्कूलों को नवीकरण हो रहा है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठे नीति आयोग झूठ बोल रहा है सर। देखिए, नीति आयोग जो बोल रहा है उसमें मैं कह रहा हूँ सुधार हो रहा है जी। नीति आयोग कोई भगवान नहीं है, वो देखने गया है, लेकिन हमारी दृष्टि अलग है। हम उनको सही ढंग से वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहते हैं विद्यालयों को। उन विद्यालयों की व्यवस्था हो रही है, ठीक है, वहाँ अच्छे टीचर जाएंगे, अच्छी तरह से व्यवस्था होगी। ठीक है, ठीक है। शशांक जी, आप अपनी भी चार्जशीट रख सकते हैं सामने। अरे नहीं सर, मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ। 6,000 दारू की नई दुकानें खुली हैं अभी जी। स्कूल बंद हुए तो क्या हुआ, 6,000 नई शराब की दुकानें खुल गई हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, एक चीज भदौरिया जी से कहूंगा कि जानकारी के लिए, जो मेरे पास जानकारी है, उत्तर प्रदेश की सरकार 1922 से गाय की जनसंख्या नहीं दे रही है। ये मेरा प्रिय विषय था। 16 से 22 के बीच में लगातार गायों की संख्या घटी, और उसके बाद अब 22 से बिल्कुल रोका हुआ है इन्होंने। जैसे बेरोजगारी की वेबसाइट बंद कर दी है, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या जारी होती थी 19 से 22 से। और अभी स्वामी अभिमित्रेश्वरानंद से भी जो हम लोग मिले थे तो मैंने इशू उठाया था उनसे, तो वो भी मांग रहे हैं और इनकी लगातार, जबकि इतने संरक्षण की बात कर रहे हैं। और कारण क्या है कि सिंडिकेट जारी है, 10 साल में वो सिंडिकेट
इन्होंने बिल्कुल गायों की उपेक्षा कर दी है, जिसको ये राष्ट्र गौ माता को हम लोग मान रहे हैं, हम मान बड़ा के कह रहे मुद्दा हैं कि है। इनको राष्ट्रीय पशु करा जाए, जी। लेकिन उस पर खामोश रहेंगे। ये इस पर भी खामोश रहेंगे लगातार जी। कि नौकरियां दे नहीं पा रहे, सारे पर्चे 12-12, 15-15 बार पर्चे सब लीक हो रहे हैं, उसका जवाब बेचारों के पास कोई नहीं है। तो घूम फिर के ये कोई डिफेंस होती है कि साहब मंदिर के मुद्दे पर वो लोग आवाज ना उठाएं जिन्होंने चंदा नहीं दिया है, यानी कि देश में चीन ने जो कब्जा कर लिया, तो वो लोग आवाज ना उठाएं जो बॉर्डर पे गोली लेके नहीं खड़े हुए हैं, तो वो ये आवाज नहीं उठा सकते, केवल वही आवाज उठाए जो जाके बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो इस तरह के कुतर्कों के ये लोग मास्टर हो चुके हैं, लेकिन जनता के सामने ठीक है। एक्सपोजर स्टार्ट है। हमें केवल जनता के दुख बताने जी। हैं, जनता के बाद मुद्दे तैयार बैठे हैं। ठीक है। फिर से हम आपके पास, रघुनंदन जी, फिर से आपके पास आएंगे। ये बड़ी बात है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश को नशा मुक्त करना है। शशांक जी का सीधा आरोप है कि आपने 6000 शराब की नई दुकानें खोल दी। लगातार जब शराब की नई दुकानें खुलेंगी तो देश कैसे ये ड्रग मुक्त होगा, जरा बता दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत सही है। मैं भी चाहता हूँ विश्व नशा मुक्त हो जाए जी। लेकिन जहाँ ये हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे मित्र कह रहे हैं, इनसे पूछो आपकी सरकार में जो सरकार की गाड़ियां चलती थी उस पे नंबर 2 की शराबें तुम लोग बेचवाते थे। आज अगर हम सरकारी दुकान नहीं खुलेंगी तो लोग कहीं न कहीं से उस उपलब्धि को पाने के लिए दूसरे ढंग से कार्य करेंगे। बताइए भाई शशांक जी। दुकानें खुली हैं तो सरकारी समय दुकानें से नहीं खुलेंगी तो समय आपको से चोरी दुकान करने खुल की- रही है और देखिए, समय ये से तो बिक बेचारे रही है। खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि इनके आपको- पास इन्फोर्समेंट आपको तो इतना ऐसा बड़ा लग नहीं है रहा कि है। अवैध शराब रोक अरे पाए, भाई, तो मेरी इसमें कोई मैं इनकी क्या शराब की मदद कर दुकान सकता हूँ। नहीं है। भदौरिया जी तो खुद ही मान रहे हैं कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि अवैध शराब रोक पाए, इसलिए हमने दुकान खोली है। तो अब तो ये जवाब खुद ही दे दिया, इसका क्या जवाब दिया जाए। तुम्हारे यहाँ तो हर गाड़ी सरकार की गाड़ी में शराब जाती थी, हर गाड़ी में शराब बिकती थी, नंबर 2 बिकती थी, जेब भरा जाता था, खदानें अपने पिताजी की बना ली गई थी। जिस तरह से लूट हुई है सपा में, इसीलिए नहीं आई है और दोबारा आने का अवसर भी नहीं है। 27 में भी योगी बाबा रहेंगे। बताइए भाई शशांक जी। अरे देखिए, वो भदौरिया जी चुनावी भाषण कर रहे हैं तो उनको कौन सी बात है, उनको करना चाहिए, बोलना चाहिए, यही हर जगह बोलेंगे वो। हम भी यही बोलेंगे, आपकी हैसियत नहीं कि तुम निकल के आ पाओ। तो ये कोई तथ्यों की बात नहीं है, मैंने तो खाली तथ्य की इतनी बात कही कि भदौरिया जी ने स्वयं स्वीकार किया कि अगर हम दुकानें नहीं खोलेंगे तो अवैध शराब बिकनी शुरू हो जाएगी। तो मैं तो भदौरिया जी को उन्हीं की बात याद दिला रहा था कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि आपके पास इन्फोर्समेंट की पावर नहीं है, अगर दुकानें नहीं खोलेंगे तो अवैध शराब बिकनी शुरू हो जाएगी। मैं ये याद दिला रहा था भदौरिया जी को। जी भदौरिया साहब। देखिए, ऐसा है, हमारा जवाब बिल्कुल सही है जी। कि हमें व्यवस्था करना चाहिए। लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है जी। और जनसंख्या बढ़ रही है, जगह बढ़ रही है, मकान जगह जगह, स्कूल भी तो ज्यादा होने चाहिए। कानपुर जगह अगर हो दारू की गया दुकान तो पड़ रही है अगर तो नहीं स्कूल भी बढ़ाई ज्यादा करने जाएगी। चाहिए। अब ये पीने वाली बात है, ये मत कहो। हो सकता है आप भी चुप्पे पी लेते हो। आज शराब की बात कह रहे हो सकता है चुप्पे आप भी किनारे डाल लेते हो। तो ये अच्छी बात है कि जो भी है सरकार व्यवस्था कर रही है, चाहे शराब की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे किसानों की लाभ की बात हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, और गुंडों को खत्म करने का काम कर रही है जेल में बैठकर। मान्यवर वरिष्ठ, आप हमारे वरिष्ठ हैं, मैं तो खाली इतनी बात कह रहा हूं, अगर आप ही के तर्क लो कि जनसंख्या बढ़ रही है तो दारू की दुकानें बढ़ रही हैं, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूल भी बढ़ने चाहिए। सी बात है? क्या बच्चों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है तो स्कूल बढ़ाए जाए? सपा ने दुकानें नहीं बढ़ाई, इसीलिए तो सपा के गुंडों ने लूटपाट करके नंबर 2 की शराबें बेची और जेब भरा। जी चलिए, ऐसे बात नहीं होगी। चल रघुनंदन साहब जी, एक सवाल है आपसे। समाजवादी पार्टी का शासनकाल था 5 साल का, उस समय 26,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था और ये विभाग देश का सबसे बड़ा विभाग है जो किसी भी प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्न करता है। ये दूसरा सबसे बड़ा विभाग होता है। प्रदेश में इस समय 56,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है। भाई आप ये बताइए, लगातार शराब की दुकानें बढ़ेंगी तो नशा मुक्त कैसे होगा देश?
देखिए, नशा मुक्त होगा जब पूरा विश्व नशा मुक्त होगा। अच्छा। आप नशा मुक्त नहीं मतलब करोगे तो मेडिकल स्टोर पर दवाएं बिकने लगी थी जी भैया। आप समझो, मेडिकल स्टोर की दवाएं लोग पीने लगे थे, हत्याएं करने लगे थे, मरने लगे थे। हम शराब उन्हीं को देते हैं जो पीने वाला है। एक समय है, एक निश्चित है, उस समय आप लीजिए, ले जाइए, घर में पीजिए। हाँ। ये एक व्यवस्था है और सरकार का बजट बढ़वाइए। सरकार का बजट यूं ही स्वेल करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। संजीव निगम जी, आप बताइए, अपनी चार्जशीट रखिए जी। संजीव निगम जी, देखिए प्रदीप जी, अभी मैंने सभी लोगों को सुना। भदौरिया जी ये कहते हैं कि साहब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का मतलब दोनों में तालमेल होना चाहिए। हाँ। भाई, ऊपर भी नीचे में। अब योगी साहब क्या है, मोदी जी कहते हैं हमने माफ कर दिया। जैन जी में जो टीनेजर्स हैं, उन्होंने कोई आवेश में आकर के या माहौल देख करके उन्होंने कोई बात कह दी, कोई गाली वगैरह दे दी, तो मोदी जी ने माफ कर दिया। योगी जी ने उनके ऊपर FIR करा दी। कैसी डबल इंजन की सरकार है, कैसी तालमेल है, कैसा आप लोग आपस में करते हो। आप उसको जो है, एक मैं कुछ ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, नोएडा में जो बच्ची है उसके ऊपर योगी जी ने साहब FIR कराया। उसके घर में उसको धमकियां मिल रही हैं, तरह तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज में लोग उससे जो है गाली गलौज कर रहे हैं, उसको धमकियां दे रहे हैं। तो ये कैसा तालमेल है। और भदौरिया जी ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया नहीं है। भदौरिया साहब, देना होता तो समय रहते दे देते। जब 20 जुलाई को सुनामी आई, जब ये खबर लग गई कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, तब आपके हाथ पैर फूले हैं, तब आपने दिलवाया। इसीलिए आप लोग कह रहे थे प्रधान का इस्तीफा दिला करके प्रधानमंत्री को बचा लिया, इसीलिए आप लोग यही बात कर रहे थे। रिजवी साहब बताइए भाई, जो सत्य है सत्य बताइए, घुमा फिरा करके बातें मत करिए। चलिए वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। कोई बात कहनी होती है जी, तो उसे कहना होता। अब आप कुछ मौका नहीं दे रहे, नहीं तो मैं कुछ और भी कहने वाला था। जल्दी से बात पूरी कर लीजिए अपनी। संजीव जी, कोई अफसोस ना रहे, बात पूरी कर लीजिए अपनी जी। नहीं, मुझे तमाम सारे मुद्दे हैं, सही मुद्दों पर ये लोग, मैं ताजी बात कह रहा हूं कि साहब ये जो 20E20 इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, देश की बात हो गई। संजीव निगम जी, देश की बात हो गई, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। रजत रिजवी साहब बताइए, वो प्रदेश में भी बिकता है जी, यहाँ भी बिकता है, ये बात ठीक है, प्रदेश में भी बिकता है E20, आप सही करें, प्रदेश में भी E20 बिकता है। रजत रिजवी साहब आप बताइए भाई। आपको जानकारी के लिए एक सेंटेंस में, जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब 100 साथियों के साथ प्रधानमंत्री के आवास में लगभग 2.5 लाख जी वो चिट्ठियां, पेटिशन साइन करके लोगों को देने जा रहे हैं। ठीक है। रजत रिजवी साहब जल्दी से आप बताइए, समाप्त कीजिए भाई, कैसे ये रहेगा 3 दिन? एक दिन तो निकल गया निधन की सूचना में, बाकी 3 दिन कैसे रहेगा? रजत रिजवी साहब देखिए, बाकी 3 दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा, एक मिनट के समय। शराब घोटाले में जेल गए हैं भैया। जी, ठीक है अपना, उनके लिए सबसे बड़ा था रुपया, इसलिए जेल गए केजरीवाल भैया। ठीक है रजत जी साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जेल किसी गुनाह में, अपराध में नहीं गए। प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है तब से लॉ एंड ऑर्डर पर उसने बहुत ध्यान दिया, और लॉ एंड ऑर्डर में योगी सरकार बहुत ही मशहूर मारूफ है और आम जनता के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। अब देखिए, ऐसा 3 दिन का चले चाहे 4 दिन का चले, आम जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं। अभी आप हमारे दोस्त से कह रहे थे, हमारे दोस्त हैं जो पूर्व विधायक हैं, विधानसभा में मिलते थे, रघुनंदन जी, ये नहीं गिना पाए कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई। जहां मेडिकल कॉलेज की एम्स की दिक्कत होती थी, उत्तर प्रदेश में जो है 1-2 इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट था, कम से कम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। खाद्यान्न योजना आप थोड़ा 2 कम करके बता रहे, 7 इंटरनेशनल है जी, कि हर आदमी के दिलों में वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी किस तरीके से दिल जीत के आना चाहती है, लेकिन अभी योगी का उत्तर प्रदेश में जनता में अभी उनका जो है कोई वो कमी नहीं हुई है जी। योगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे कुछ? अरे रिजवी साहब ने भी कहा, बड़ी तारीफ की, मेडिकल कॉलेज खुल गया। मैं कानपुर की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ कार्यालय है, बगल में हॉस्पिटल,
चलिए बंदा खड़ा हुआ है, संजू जी, तब तक समय का उसे अभाव चालू है। नहीं करा मोहित पाए। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी मोहित साहब तक। जल्दी अपनी बात रख लीजिए। हॉस्पिटल को चालू नहीं करा पाए। जी, वो हो गए, कार्यालय संजू चल रहा है, निगम जी, बन गई। समय दीजिए। ये तो हाल है इनके। आ रहा हूं संजू निगम जी, हो गए जी। मोहित साहब जल्दी से। जी, मैं ये कह रहा था जी। कि इनके यहाँ जो अस्पताल बना है, जो अस्पताल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसी को मेडिकल कॉलेज बना हाँ, दिया वो गया। जितने आज सीएससी भी पीएससी थी मेडिकल उसी को कॉलेज मेडिकल किया कॉलेज था। में कन्वर्ट कर दिया। चल रहा भदौरिया था, साहब आपका उससे भी फाइनल बचता कमेंट। है। जी जी, समय कम है। मोहित साहब समय कम है जी। बढ़िया और क्या चिंता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार अस्पताल व्यवस्थित चल चल रही है। जी। कानपुर का भी और- अस्पताल खुलेगा, उसकी सारी व्यवस्था हो गई है। जी। और रिजवी साहब ने जो बताया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद खाली देता हूँ चलिए। कि हमारे जो खाली मेडिकल बहुत कॉलेज खुले, शुक्रिया। लेकिन जी। यहाँ एक समय की बाध्यता है। अगर मैं गिनाने चलूंगा तो 1 घंटा अकेले बोलूंगा। जी, क्योंकि ये ठीक बात है, ठीक बात है। समाजवादी और बसपा अगर और सत्ता पक्ष कांग्रेस की गिनाने बात बैठेगा, ठीक बात है, अगर सत्ता पक्ष गिनाने बैठेगा तो घंटों कम पड़ जाएंगे, दिन कम पड़ जाएंगे, साल कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इतना काम किया है। चाहे वो एक्सप्रेसवे का काम हो, चाहे वो हाईवे का काम हो, या मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हो, लंबी फहरिस्त है, लंबा समय लग जाएगा। और विपक्ष अगर अपनी चार्जशीट पर उतर आया तो उसके पास भी इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। अब ये कहाँ रुकेगी जाकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। चूंकि 2027 का चुनाव एकदम सामने है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और अब से 4 महीने बाद ये युद्ध शुरू हो जाएगा। रणभेरी करीब करीब बच चुकी है और कौन जीतेगा ये रण, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है, इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। और आरक्षण के घोटाले से इन सब से भागना चाहती है, इसीलिए सीमित सदन लाना चाह रही है। 25 करोड़ की जनता है और 3 दिन का ये हाउस चल रहा है।